अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की डिमांड पे हम आज एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको डिफ़ाइन करेंगे केएमयू के सारे पीएस प्रोग्राम्स, उनके मेरिट लेस एक्सपेक्टेड मेरिट्स। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतना मेरिट लेस हो सकता है। हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सारा डिटेल में बताएंगे कि आपको सही गाइडलाइंस मिल सके अपना फील्ड सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे आपके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन अपडेट्स अबाउट केएमयू, डिफरेंट गाइडलाइंस सब कुछ यहाँ पे अपलोड करते हैं, ताकि आपकी गाइडलाइंस आपकी गाइडेंस अच्छी तरह से हो जाए। तो गेट कनेक्टेड और चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले 20 प्रोग्राम चेक करते हैं कि 20 प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और एक एक एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी को हम डीपीटी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब एक बंदा एक्सीडेंट वगैरह कर लेता है ना और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उसको डीपीटी वालों के हवाले कर देता है, ठीक है। डीपीटी वाला जिसने बीएस डीपीटी की होती है वो हर डे रूटीन के साथ आता है, उसके साथ उस पेशेंट को एक प्रैक्टिस कराता है टू मेक एबल हिम टू मूव, ठीक है। उसका क्या क्या होता है, उसको मूव करने के काबिल बनाना, ठीक है। इसके लिए वो हर रोज़ आता है रूटीन के बेस पे और उससे प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीपीटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सारे मिनट लेस लास्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक एक को एक्सप्लेन, ठीक है। अच्छा, फिर होता है बीएस लैंग्वेज एंड स्पीच पैथोलॉजी। लैंग्वेज एंड स्पीच पैथोलॉजी, इसको हम एसएलपी भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बीएस एसएलपी क्या होता है तो वो स्पीच लैंग्वेज थेरापी या पैथोलॉजी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो स्टूडेंट होता है वो डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, डेवलपमेंट एंड फंक्शनल्स, कल्चरल बिहेवियर, ये सब कुछ सीखता है, ठीक है। ताकि हॉस्पिटल में फिर वो कम्युनिकेशन के थ्रू और डिफरेंट टू प्रमोट हेल्थ एंड टू गिव टू एजुकेट द पेशेंट, इन सब चीज़ों में वो फिर बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, ठीक है। तो उसके लिए लोग क्या पढ़ते हैं, बीएस लैंग्वेज एंड स्पीच पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है बीएस ऑक्यूपेशनल थेरापी। अच्छा, ये डीपीटी के साथ थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरापी में हम एक पेशेंट को नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ करने के काबिल बनाते हैं, ठीक है। डीपीटी में सिर्फ उसको मूव करने के काबिल बनाना, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उससे डेली एक्टिविटीज़ कराना, ठीक है। तो उस रूटीन को बरकरार रखने के लिए हमें बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वो एज अ बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ना वो वहाँ जॉब कर सकता है, इसी तरह उसका जॉब ऐसा होगा। बीएस आइडियोलॉजी कैसे कहते हैं, बीएस आइडियोलॉजी होती है जो बस कान से रिलेटेड, जिस तरह बीएस डेंटल होती है ना दांत से रिलेटेड, इस तरह बीएस आइडियोलॉजी कान से रिलेटेड, सिंपल सी बात है। अच्छा, बीएस प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब बंदा होता है ना और वो उसकी एक हाथ या टांग जो वो काट जाती है या कट जाती है किसी मतलब एक्सीडेंट वगैरह में, तो फिर वो उसको आर्टिफिशियल जो लगाते हैं ना, तो वो यही बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं, ये स्टूडेंट्स बनाते हैं, ये उनका मैयर वगैरह लेते हैं और ये सब कुछ उसके लिए तैयार करते हैं, ठीक है। उसका मतलब है प्रोस्थेटिक। और ऑर्थेटिक्स वो होते हैं जो मतलब मैकेनिकल डिवाइसेस उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस पर अपनी नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सके, ठीक है। अच्छा, बीएस नर्सिंग सबसे बेस्ट फील्ड है और माय फेवरेट भी है। फेवरेट क्यों है, इसलिए नहीं कि मैं बीएस नर्सिंग कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, तब आप ख़ुद मतलब सेलेक्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है। नर्सिंग में, बीएस नर्सिंग में क्या होता है, बीएस नर्सिंग में आपको 22 डिफरेंट आप कह सकते हैं सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होंगे, ठीक है। इसमें आपको हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट हो जाए ना, तो उसका एडमिट होने से और लास्ट में डिस्चार्ज होने से ये नर्स के हवाले होता है।
सुबह शाम आफ्टरनून सब में उसका जो रूटीन बेस उसे हेल्थ देना, ठीक है, उसको टाइम पे टेबलेट्स देना, उसका बेड चेंज, सब कुछ जो होता है। जब पेशेंट, इस आसान सी बात ये है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं ना, तो वो नर्स के हवाले हो जाता है, ठीक है। नर्स पे रूटीन चेकअप वगैरह करता है। अच्छा, इसके बाद बीएस पब्लिक हेल्थ है। बीएस पब्लिक हेल्थ, इसमें ये है कि आप पब्लिक हेल्थ जो, जैसे हम कह सकते हैं प्राइमरी केयर कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी केयर आपको पता होगा, जो एक्सीडेंट वगैरह में हम प्राइमरी केयर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, फर्स्ट एड आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पब्लिक जितने भी बीमारी हैं ना नॉर्मल, वो आप उसके सलूशन वगैरह, आप उसके ट्रीटमेंट आप पढ़ोगे। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें आप लेबॉरेटरी से टच रहेंगे। जितना भी लेबॉरेटरी का सब कुछ टेस्ट वगैरह होता है ना, वो आप इसमें करेंगे। बीएस डेंटल में आप दांतों के रिलेटेड। बीएस एनेस्थीसिया में आप, एनेस्थीसिया उसे कहते हैं जिसमें आप जो ऑपरेशन से पहले उसको नशा देते हैं ना, तो उसको बीएस, उसको वो जो मेडिकल फील्ड है ना, उसको कहते हैं बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ठीक है। बीएस कार्डियोलॉजी उसे कहते हैं जो कार्डियोलॉजी का ऑपरेशन होते हैं ना, तो उसमें तो मेन डॉक्टर होता है, लेकिन उसके साथ जो हेल्पर होते हैं ना, वो बीएस कार्डियोलॉजी वाले होते हैं, ठीक है। बीएस कार्डियोलॉजी वार्ड में भी होते हैं वो बीएस कार्डियोलॉजी वाले। इन सब का काम सिर्फ हार्ट से होता है, ठीक है। बीएस रेडियोलॉजी का मतलब सिर्फ एक्सरेज होता है, ठीक है। ये एक्सरेज वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ ये करते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फ्रैक्चर वगैरह देखने के लिए बीएस रेडियोलॉजिस्ट के तरफ वो रिपोर्ट चली जाती है, वो पर रिपोर्ट के हिसाब से वो बता देता है, ठीक है। तो रेडियोलॉजी भी बहुत अहम है। अच्छा, बीएस सर्जिकल क्या है? सर्जिकल टेक्नोलॉजी वो है जो भी सर्जरी हो उसमें सिर्फ मेन एक एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, बाकी सब उनके पास सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। वो उनको हेल्प कराते हैं। बीएस जो मेन डॉक्टर होता है ना, वो क्या करता है, वो जो मेन पॉइंट होती है ना, मतलब जो अगर कोई वाल वगैरह कटना वो होता है, जो स्टिचिंग वगैरह ये सब कुछ है, ये सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, बीएस रिस्पायरेटरी थेरेपी इंटेंसिव केयर यूनिट। रिस्पायरेटरी थेरेपी मतलब अगर कोई जो रिस्पायरेशन के मसले वगैरह होते हैं इमरजेंसी में, वो ये हल करते हैं। और इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी होता है आईसीयू में अगर पेशेंट आ जाए तो उसको जो केयर करवाता है ना, जो आईसीयू का पूरा ख्याल वगैरह रखता है, तो उसको कहते हैं बीएस इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजिस्ट। बीएस रीनल डायलिसिस, जो किडनी पेशेंट होते हैं उसका डायलिसिस वगैरह सब कुछ संभालना, ये होता है। बीएस कार्डियक परफ्यूजन जो होता है, अगर किसी को मतलब जिसके एक पेशेंट का हार्ट और रिस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, तो फिर उसको आर्टिफिशियल वो लगा लेते हैं, उसका अपना प्रोसीजर होता है, तो उसको कहते हैं बीएस कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट। बीएस न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो बंदा ऐसा हो जो मेंटली डिस्टर्ब हो, मतलब उसका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो ये सब उसका डेवलपमेंट फंक्शन और ट्रीटमेंट प्रमोशन के लिए ऐसा बीएस न्यूरोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा बीएस नर्सिंग। बीएस नर्सिंग मैंने इसलिए आपको मैं प्रेफर कर रहा हूँ ना उन लोगों को जो चाहते हैं कि मैं एक नॉर्मल लाइफ गुजरूँ। नॉर्मल लाइफ का मेरा मतलब ये है कि अगर वो चाहते हैं कि मैं डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करूँ, ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं डिफ़िकल्टी फेस ना करूँ, मुझे सिंपल सा, मतलब मैं सिंपल सा स्टडी कर लूँ, उसके बाद सिंपल मुझे जॉब मिल जाए और सिंपल अपनी लाइफ गुजार लूँ, वो उसे करना चाहिए नर्सिंग। उसके कुछ वजूहात हैं। वो ये है कि नर्सिंग एक वाइड फील्ड है, इसमें आपको हर तरफ की नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। डिजीज़ के लिहाज से और ट्रीटमेंट के लिहाज से, हॉस्पिटल के लिहाज से, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से, पॉलिसीज़ के लिहाज से, ठीक है, हर एक लिहाज से। दूसरा, इसमें जॉब इजीली आपको मिल जाता है। इजीली इसलिए मिल जाता है क्योंकि आप ख़ुद सोचें। अब चाहे मैं बताऊं, कंपैरिजन में मेडिकल जो लेबॉर्ट्री वाले थे, एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक लेबॉर्ट्री वाला बंदा लेता है जिसने बीएस की होती है। आप ख़ुद सोचें। नर्स कितने होते हैं? हर एक वार्ड में नर्स लेते हैं, ठीक है। तो नर्स में जॉब इजीली मिल जाती है, इतनी इजीली नहीं लेकिन इजीली मिल जाती है, ठीक है।
तो नर्सिंग की स्कोप में अगर आप मैं डिटेल में जाऊँ तो नर्सिंग में अगर आप नर्सिंग कर लो ना तो आप MSN मास्टर इन नर्सिंग कर सकते हो, जिस पे आपको हाई क्वालिटी जॉब मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, नर्सिंग में डिफरेंट रोल्स होते हैं। ठीक है। नर्स टीचर होता है, नर्स मैनेजर होता है, और नर्स केयर गिवर होता है। ठीक है। ये सब नर्सिंग में फिर आते हैं। नर्स टीचर में आप बन जाओ तो आपको बहुत अच्छा डायरेक्टर इन नर्सिंग बन जाओ, PhD भी इन नर्सिंग आप कर सकते हो। ठीक है। तो बिल्कुल बहुत वास्ट फील्ड है ये। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी ये है कि अगर आप इसमें अब्रॉड जाना चाहते हैं ना तो आपको एक टेस्ट पास करना होगा। वो टेस्ट अगर आप पास कर लेना तो फिर आपको अब्रॉड नर्सिंग जॉब मिल सकती है, जिसका बहुत सैलरी भी बहुत काफ़ी अच्छी होती है सैलरी। पाकिस्तान में भी नर्सिंग की सैलरी अच्छी होती है अगर आप कोई अच्छे से हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिस्कस करते हैं DPT होती है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। ये होता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पेशेंट को एबल बनाता है मूव करने को, तो ये भी आजकल बहुत इसका स्कोप चल रहा है। लेकिन इसका भी जॉब्स मिलते हैं। ठीक है। जॉब इसके मिलते हैं, इतनी इजीली नहीं मिलते लेकिन मिल जाते हैं। अच्छा, एनेस्थीसिया आजकल बहुत लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इस पे ना जाए कि इसका स्कोप ज़्यादा, मतलब इसके जॉब ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है यार, वो 2 साल पहले इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। सब हॉस्पिटल इसकी डिमांड कर रहे थे कि हमें एनेस्थीसिस्ट चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो आप ख़ुद सोचिए 2 साल पहले जब डिमांड थी तो तब लोगों ने BS एनेस्थीसिया स्टार्ट की हुई है। तो आपके 4 साल लगेंगे BS एनेस्थीसिया में। जब आपके 4 साल लगेंगे तो ख़ुद सोचे तब तक कितने एनेस्थीसिया वाले फ़ारिग हो चुके होंगे। ठीक है। तो इस पे ना जाए कि इसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। इस पे जाए कि आपका इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आजकल जो भी मतलब सर्जरी होती है ना, वो एनेस्थीसिया के बग़ैर नहीं होती। ठीक है। तो वो आपके मतलब एक ज़रूरी चीज़ है एनेस्थीसिया वाला। तो वो प्राइवेट भी जॉब कर सकता है। जो एनेस्थीसिस्ट होता है ना, वो प्राइवेट बहुत अच्छा कमाते हैं। प्राइवेट ये कि वो एक जो सर्जन होता है उनके साथ वो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपकी जो भी सर्जरी होती है आप मुझे कॉल करेंगे, मैं एनेस्थीसिया दूंगा। ठीक है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई सर्जन होता है वो महीने में तकरीबन 10 सर्जरी करता है, तो वो इजीली वो कमा सकता है। ठीक है। वो एनेस्थीसिस्ट भी उसका फ़ायदा है इसका, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि अगर कोई सर्जरी हो, मतलब हार्ट की सर्जरी हो ना, तो वो एनेस्थीसिस्ट वो सर्जरी स्टार्ट होने से एंड तक, जब तक पेशेंट को होश ना आए तब तक रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। अच्छा, इसमें लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब लेबॉर्ट्री वगैरह बहुत अच्छी फील्ड है। ठीक है। इसमें आप अपना प्राइवेट लेबॉर्ट्री भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब के लिहाज से जाएं तो इसका हॉस्पिटल में एक ही सीट होती है। ठीक है। तो जॉब्स थोड़े से कम है, बाकी फील्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, BS कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल इमरजेंसी, रिस्पायरेटरी, रीनल, नहीं, BS कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी और सर्जिकल एंड इमरजेंसी एंड ICU, ये 5 जो हैं ये सिंपल हैं। सिंपल का मतलब ये है कि इनमें 4-5 सीट होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है। और आपको इसमें बहुत सी ये आप चूज़ कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के लिहाज से। ठीक है। अगर आपका कार्डियोलॉजी में ज़्यादातर इंटरेस्ट है तो आप कार्डियोलॉजी में जा सकते हैं। ठीक है। ये बेस्ट फील्ड है, इसमें मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन ये बेस्ट फील्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई इसमें भी नहीं करना चाहता तो लैंग्वेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कार्डियोलॉजी, डेंटल, पब्लिक हेल्थ, और जो प्रेस्थेटिक और थेटिक्स हैं, और फिर जो नीचे 3 लास्ट में 3 रीनल डायलिसिस, कार्डियक परफ्यूजन एंड न्यूरोफिजियोलॉजी, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। मैंने आपको एक्सप्लेन की है। कोई बंदा इंटरेस्ट के लिहाज से करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की, एग्रीगेट की। अच्छा, तो मेरिट लिस्ट सबका हाई किसका चलता है? वो चलता है नर्सिंग का। ठीक है। नर्सिंग का मेरिट लिस्ट सबसे हाई चलता है। ठीक है। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं KMU में नर्सिंग में एडमिशन करूं, तो उसका एग्रीगेट होना चाहिए 80 से 90 के दरमियान। ठीक है। 80 से प्लस होना चाहिए। ठीक है। और ये पिछले साल का था, तो इस बार तकरीबन 83-84 से प्लस होना चाहिए। ठीक है। उसका KMU INS ब्रांच में एडमिशन हो सकता है नर्सिंग में। वहाँ पे 100 सीट्स हैं, 50 फीमेल्स के, 50 मेल के। ठीक है।
तो अच्छा, अगर वो उसमें ना हुआ तो फिर बाकी जो केम्यू ब्रांचेस हैं, अगर जिस जो जो नर्सिंग प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोग्राम, तो उसमें फिर थोड़ा सा नीचे आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है, उस तरह हो सकता है। लेकिन 70 से 75 से अगर नीचे हो ना, तो फिर केम्यू में गवर्नमेंट आपका एडमिशन नर्सिंग में नहीं हो सकता। मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ीमेल तक अगर बात किया जाए तो फ़ीमेल की बात में 65 तक अगर आपका एग्रीगेट जाता है ना 65 तक, तो आप केम्यू में गवर्नमेंट बीएस नर्सिंग एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। आईनेस में थोड़ा हाई चलता है, 75 प्लस में कहूँगा, ठीक है। और जो थोड़े से कम हैं, जो बाकी खुरम सवाबी व स्वाद जो ब्रांच है ना केम्यू का, उसमें बीएस उसमें अगर आपका 65 तक एग्रीगेट है ना, फ़ीमेल की बात कर रहा हूँ, तो वो इजीली हो सकता है उसका एडमिशन वहाँ पे। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि मेरा एग्रीगेट बहुत कम है फ़ीमेल का, ठीक है, और वो चाहता है मेरा नर्सिंग में एडमिशन हो जाए, फिर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है पीएचएसए। पीएचएसए में अगर आपका 40 तक भी अगर आपका एग्रीगेट है ना, तो आपका हो जाता है एडमिशन, ठीक है। पीएचएसए में आपको इंक्लूडेड है केटीएच, एलआरएच, ये जो कॉलेजेस है ना, तो आपको पीएचएसए के अंडर आपने अप्लाई करना होगा। उनका सबका प्रोसीजर, केम्यू में अप्लाई करने का प्रोसीजर, पीएचएसए में अप्लाई करने का प्रोसीजर, प्राइवेट कॉलेजेस आरएमआई नॉर्थवेस्ट में अप्लाई करने का प्रोसीजर, सब कुछ मैं इस चैनल पे डालूंगा, अलग अलग प्रोसीजर में डालूंगा, ठीक है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं जहाँ पे मैं हर एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे पोस्ट के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और इसमें बात करते हैं फिर बीएस कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्जरी, इन तीनों के मेरिट लिस्ट नर्सिंग के बाद हाई होता है, ठीक है। इसका अगर आप केम्यू के मेन ब्रांचेस में अगर मेल करना चाहते हैं ना, तो वो 70 to 80% अगर आपको एग्रीगेट हो तो आपका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फीमेल का थोड़ा सा कम भी हो तो वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है डीपीटी और एमएलटी जो कहते हैं ना, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये आप कर सकते हैं अगर आपका 68 से 75 तक अगर आपका एग्रीगेट है तो आप कर सकते हैं इजीली। केम्यू के गवर्नमेंट ब्रांचेस में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बाकी जो सारे हैं ना, एसएलपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको ओटी कहते हैं ना, वो सब आप कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि मेरा एग्रीगेट बहुत कम है, ठीक है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको हर एक प्रोग्राम समझाना था कि हर एक प्रोग्राम में आप एक प्रोग्राम मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब क्या है, इसमें आपको कौन सा जॉब मिलेगा, ठीक है। तो आप ख़ुद चूज़ करें, ठीक है। आप ख़ुद समझदार हैं कि अच्छे से मतलब फैमिली से मशवरा कर लें। और अच्छा, मैं बताता हूँ कि आपके अप्लाई कैसे करना है। तो अच्छा, अप्लाई करने में आपने गाइडलाइन मस्ट फॉलो करने, जो गाइडलाइंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अप्लाई करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो अभी आता है कि आपने अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है, और कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि अभी सारी मेहनत, सारे जो मेरिट लिस्ट लगेगी, इंटरव्यू होगी, वो सारा आपका इसी एप्लीकेशन इसी प्रोसीजर पे होगा कि किस टाइप आप कौन सा फील्ड आप सिलेक्ट करते हैं अप्लाई करने में, और कौन सा ब्रांच आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, वो ये है कि आपने अभी नहीं हिचकिचाना पैसों की वजह से, क्योंकि केम्यू एप्लीकेशन में भी हर प्रोग्राम का मेरे ख्याल से 3000 रुपये है। अच्छा, इस तरह आरएमआई में एडमिशन का 3000 रुपये फ़ीस है, नॉर्थ वेस्ट में एडमिशन का फ़ी 3000 है। मेरा एडवाइस सबको ये है ना कि आप सिर्फ केम्यू पे रिलाई ना करें कि मतलब आपका 80+ एग्रीगेट, आप सोच रहे हैं कि मेरा केम्यू आईएनएस में एडमिशन हो जाएगा, मैंने और कहीं भी एडमिशन नहीं लेना, और कहीं भी मैंने फॉर्म जमा नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं करना, क्योंकि ऐसा गलती बाज़ लोगों ने की थी तो वो अभी तक वो पछता रहे हैं। अभी उन्होंने दोबारा अभी केम्यू का टेस्ट दिया है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी। अभी आपने अगर आपका 80+ आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब चांसेस की बात है, तो फिर आपने आरएमआई में साथ में एडमिशन लेनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ जमा करनी है, साथ में आपने
नॉर्थ वेस्ट में एडमिशन फॉर्म अप्लाई करनी है, ठीक है। क्योंकि आरएमआई और नॉर्थ वेस्ट ऐसे स्टैंडर्ड हॉस्पिटल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं ना कि इनके पास अपना हॉस्पिटल है, ठीक है। अगर आपने कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपने देखना है कि ये एफिलिएटेड है कि एमयू के साथ कि नहीं, दूसरा आप इनके पास अपना हॉस्पिटल है कि नहीं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में सारा प्रैक्टिकल होता है। तो अगर वो आप उनके पास अपना हॉस्पिटल नहीं है, वो आपको प्रैक्टिकल इतना बेस्ट तरीके से नहीं करवा सकते, ठीक है। तो आपने प्रायोरिटी पे रखनी है कि उनके पास हॉस्पिटल है कि नहीं। तो मेरा तो आप लोगों को ये एडवाइस है कि आपने यही सब करना है। फीमेल के लिए सबसे बेस्ट फील्ड है नर्सिंग, उसके बाद अगर नर्सिंग नहीं करना चाहे तो रेडियोलॉजी, ठीक है। रेडियोलॉजी वो कर सकता है, वो मतलब अपने लिए एक कर सकता है, एक क्लिनिक भी वो अपने लिए खोल सकती है। वो जो न्यूट्रिशन के बेस पे ना जो होती है, प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं ना, तो उनका जो फुल पीरियड ऑफ उनकी एक्सपेक्शन होती है, वो अल्ट्रासाउंड करनी आती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो उसके लिए वो बेस्ट है अगर आप रेडियोलॉजी कर ले फिर साथ में न्यूट्रिशन डिप्लोमा कर ले, ठीक है। मेल के लिए कार्डियोलॉजी बेस्ट है, और सर्जिकल और इमरजेंसी वाला इमरजेंसी टेक्नोलॉजी वो बेस्ट है मेल के लिए। लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे मैंने नर्सिंग रखी है। बेस्ट आसान सी फील्ड है ना, जॉब्स का आपने इतना परवाह रखना है, ठीक है, और पैसा भी इतना, आप सैलरी भी इसकी अच्छी होती है। बाकी इसके बाद भी अगर किसी को गाइडलाइंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह सबको गाइड करूँगा, ठीक है। उसके इंटरेस्ट के लिहाज से अगर आपको मेरिट लिस्ट वगैरह कोई किसी लिहाज ब्रांच का पूछना तो भी मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।